सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं हर चैप्टर 15 मिनट में 15 से 20 मिनट मैक्सिमम में रिवाइज करवाऊंगा हिस्ट्री का और साइंस का। ठीक है, तो आज पहली वीडियो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे बेस्ड, यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड। अगर आपने पहले से चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेस्ट वीडियो है आपके लिए रिवीजन के लिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड आई विल मेक श्योर दैट ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए यूट्यूब पर बेस्ट वीडियो होनी चाहिए। मैंने बिलीव मी, मैंने कई बार ये वीडियो बना ली, लेकिन मैं आपके लिए पूरी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं पूरा बेस्ट कंटेंट उसमें से छाटा है जो आ सकता है, और वो यहाँ पे 15 से 20 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नोट्स आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, है ना, क्योंकि रिवीजन वीडियो है। अगर हमने पहले से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो देखो, वो फ्रेडरिक सोरो में पहला वाला जो पार्ट है, फ्रेडरिक सोरो ने जो डेमोक्रेसी की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, एक बार एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, और उसके बाद उसमें इतना कुछ याद रखने का है नहीं। पहले वो जो उसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, मेन कहानी हमारी शुरू होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब देखो, जहाँ पे नोट्स आ रहे हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने खुद लिखे हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका पहला टॉपिक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? फ्रांस वाले लोग अपने राजा से परेशान हुए, 1789 में उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। ठीक है, अ न्यू फ्लैग ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। क्या ये वाला ट्राई कलर फ्लैग चूज किया उन्होंने? नहीं, उन्होंने दूसरा ट्राई कलर फ्लैग चूज किया अपने राजा के फ्लैग को हटाने के लिए फ्रांस से। ठीक है, अ स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड नेम्ड एज नेशनल असेंबली। तो उन्होंने जो एक्टिव सिटीजन्स थे वहाँ के, उन्होंने एक स्टेट जनरल की मीटिंग, मतलब स्टेट जनरल की बॉडी चूज करी, कुछ लोगों को चूज किया स्टेट जनरल के लिए, और उनका नाम रखा नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन। नए नए नारे लगने लगे, शपथें ली जाने लगी, लोग शपथ लेने लगे। ठीक है, कि अब की बार राजा को नहीं लाएंगे, ऐसे ऐसे। तो फिर ये हुआ था फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस। पूरे देश के लिए, पूरे फ्रांस के लिए एक जैसे रूल्स बनाए गए, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रखा गया। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। जो ट्रेडर्स थे वहाँ के, उन्हें इधर उधर से जाने में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में पैसे जो टैक्स देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ता। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर अबॉलिश्ड। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आंख बंद करके 5 पॉइंट लिखाना। तो अगली बात आई आपकी, नेपोलियन ने 1804 में कब्जा कर लिया था फ्रांस पर। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया। कैसे, वो हम देखेंगे सिविल कोड ऑफ 1804 में। देखो, सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अच्छी बात है भाई, बर्थ के लिए जो लोगों को मिलता था ना, जैसे क्लर्जी व्लर्जी को, उनको अब नहीं मिलेगा अपने बर्थ पे कोई प्रिविलेज बेस्ड। ठीक है, अब सबके लिए एक जैसे रूल्स बनेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। ठीक है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इंप्रूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन मतलब वही ट्रेडर्स को जो टैक्स देना पड़ता था उन्हें हटा दिया। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रांस का बहुत ज्यादा इंप्रूव किया नेपोलियन ने। इसलिए नेपोलियन को सब बहुत अच्छा आदमी मानते थे। ठीक है, कि भाई इसने हमारे देश पर कब्जा तो किया, लेकिन कुछ अच्छे काम भी किए सिविल कोड ऑफ 1804 से। धीरे धीरे क्या हुआ, नेपोलियन को जब सपोर्ट बढ़ने लगा तो नेपोलियन की भूख और ज्यादा हो गई। फिर उसने क्या करा भाई, ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियन कोड। ठीक है, मतलब कि जो नेपोलियन ने कोड लाया 1804 में, कुछ अच्छी चीज भी थी उसकी में, और कुछ जो ड्रॉबैक्स थे, कुछ बुरी चीज थी, वो मैं बताऊंगा। पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज रिड्यूस। ठीक है, उसने जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी लोगों की वो कम कर दी। टैक्स वॉज इंक्रीज, भैया कह दिया कि भाई देश के पास पैसा नहीं है, टैक्स बढ़ा दिया एकदम से। ठीक है, तो लोग बहुत ज्यादा उदास हो गए। सेंसरशिप वॉज इम्पोज। सेंसरशिप क्या होता है, कोई भी नेपोलियन के खिलाफ किसी भी आर्टिकल में, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं लिख सकता, किसी भी मीडिया में नहीं बता सकता। ठीक है, नेपोलियन के खिलाफ ये थी सेंसरशिप। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू आर्मीज, इसका क्या मतलब हुआ, वो जबरदस्ती लोगों को उठाता था फ्रांस के और आर्मी में भर्ती करा लेता था। क्यों? क्योंकि उसको आर्मी अपनी बड़ी करनी थी ताकि वो बाकी देशों पर कब्जा कर सके। ठीक है, अब देखो, ये चीज आपकी पूरी हो गई, नेपोलियन वाली आपका पहला पार्ट पूरा हो गया। दूसरा पार्ट है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो यूरोप की वो थी, यूरोप में जो लोग थे वो किस तरीके से डिवाइडेड थे। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास में जो लोग थे वो पहले 2 तरीके के डिवाइडेड थे, मतलब 2 तरीके के लोग रहते थे पूरे फ्रांस उसमें यूरोप में। ये तो हमने पहले फ्रांस की गाथा पढ़ी। ठीक है, तो हाँ, इसने जो हमने अभी फ्रांस का पढ़ा उससे हमें ये मॉरल मिलता है कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी लाई जा सकती है। डेमोक्रेसी मतलब कि राजा ना हो। ठीक है, डेमोक्रेसी लाई जा सकती है, और यही सबसे पहला ऐसा एक्शन था जिससे राजा के खिलाफ जिसने आवाज उठाई। हाँ, तो पीपल दो टाइप में डिवाइडेड थे। पहला एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो अमीर लोग थे, और दूसरी थी पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब थोड़े से गरीब लोग।
डोमिनेंट क्लास एरिस्टोक्रेसी थी, वो थी डोमिनेंट क्लास इन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे, भाई अमीर लोग हैं डोमिनेंट होंगे, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर डिप्लोमेसी, वो लोग वो बोलते थे फ्रेंच। अब जैसे कि इंडिया में अमीर लोग हैं, वो आधी इंग्लिश और आधी हिंदी बोलेंगे, ठीक है। वो इंग्लिश का क्यों यूज़ करते हैं? ताकि ऐसा लगे कि हाँ हम अमीर हैं। ऐसे ही जो फ्रांस वाले लोग थे तो वो फ्रेंच बोलते थे जो अमीर लोग थे, ताकि ऐसा लगे कि हाँ वो अमीर हैं, फॉर डिप्लोमेसी पर्पज। ऑफन कनेक्टेड बाय मैरिज, अब भाई जो फ्रांस वाले लोग हैं, मान लो इस वाले एरिस्टोक्रेसी ने, इस वाले अमीर लोगों ने उन वाले से शादी करी, तो उन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, ऐसे ही कनेक्ट होते रहते थे। पीजेंट्री जो पॉपुलेशन थी वो मेजोरिटी में थी, मतलब जो भाई गरीब लोग तो मेजोरिटी में रहेंगे ही, ठीक है। और वो जनरली पुअर थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है ग्रीन कलर से कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो अमीर लोग थे। अब चलते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ी। ये तो हमने देखा अमीर लोग एरिस्टोक्रेसी, एक गरीब लोग थे। अब धीरे धीरे मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ी, जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया दिया, देशभक्ति का आइडिया दिया, ठीक है। मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ी। इस मिडिल क्लास पॉपुलेशन में कौन कौन थे? बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स, ठीक है। ये ज्यादातर एजुकेटेड लोग थे, तभी तो इन्होंने लिबरलिज्म यानी कि आजादी की डिमांड करी, ठीक है। तो जो आजादी की डिमांड करी वो करी थी मिडिल क्लास पॉपुलेशन ने। अब देखो इन्होंने क्या डिमांड करी वो हम देखते हैं। इन्होंने, इनकी जो फिलॉसफी थी यानी कि ये जो सोचते थे वो थी लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म मतलब कि पॉलिटिकल फ्रीडम। लिए लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब कि ये चाहते थे कि पॉलिटिकली में हमें फ्रीडम दी जाए, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या क्या डिमांड करी? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। पहली डिमांड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सबको को आजादी होनी चाहिए। दूसरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर। तीसरी गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ऐसे नहीं कोई भी पकड़ के राजा बन जाएगा। लोग कहते थे कि हम चूज करेंगे कि राजा कौन बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट कौन बनाएगा। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, उसने कहा कि भैया राजा का जो शासन है इसे खत्म करो, और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं जैसे कि कोई जो पुजारी रहते थे उसके चर्च के, उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ता था, तो ये सब खत्म करो, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उन्होंने कहा हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ये लोगों ने कही है, ये लोगों की डिमांड है, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों की। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करे हमें, यानी कि हमारे फायदे के बारे में सोचे, अपने फायदे के बारे में नहीं। अगला है हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम। ये तो उन्होंने डिमांड करी पॉलिटिकल फ्रीडम की। और इकोनॉमिक स्फीयर में उन्होंने क्या क्या डिमांड करी? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, ठीक है, मार्केट में के लिए सबको फ्रीडम होनी चाहिए। अबॉलिश ऑफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड, अब एक ट्रेडर को अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो उसे टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स ना देना पड़े इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ये जो टैक्स का सिस्टम है इसे हटाओ। तीसरा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर पूरे जो फ्रांस है उसमें एक जैसे यूनिट से मेजरमेंट होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया में आंध्र प्रदेश में मान लो सेंटीमीटर चल रहा है और कहीं और जाके मीटर चल रहा है, कहीं और जाके डेसीमीटर चल रहा है, तो ये तो गलत हुआ ना, सब में हमारा सेंटीमीटर चले या फिर मीटर चले, तो उन्होंने कहा ऐसा करो। अब देखो जैसे इकोनॉमिक फ्रीडम से कोई भी क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट, लिबरल नेशनलिज्म से कोई भी मतलब क्वेश्चन आए तो ये 5 पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो ऐसे करके फिर देखो क्या हुआ, जब लोगों ने इतनी डिमांड करनी शुरू करी कि भाई हमें तो पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए, इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए, तो एक कस्टम यूनियन सेट हुई प्रूशिया में, इनिशिएटेड बाय प्रूशिया, ठीक है। उस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वरिन। ये कब सेट हुई थी? 1834 में। इन्होंने क्या करा? एबॉलिश टैरिफ बैरियर, जो लोग मांग रहे थे ना कि एक ट्रेडर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में टैक्स ना देने पड़े, तो उन्होंने हटा दिया लोगों के कहने से, ठीक है। तो लोग खुश हो गए। रिड्यूस्ड करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, 30 करेंसीज जो वहां पे चल रही थी यूरोप में उसको हटा के 2 करेंसीज कर दिया, ठीक है। तो देखो कितने बढ़िया काम करे। तो ये 2 काम आपको याद रखने हैं। ज़ोल्वरिन 1834 में हुई थी। कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, अब देखो हुआ क्या, अभी तो नेपोलियन का राज था अभी तक हमने देखा। अब 1804 में नेपोलियन आया, उसके बाद 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। किसने हराया? कंजर्वेटिव पावर्स ने। कंजर्वेटिव पावर में कौन कौन था? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये 4 थे कंजर्वेटिव्स। इन्होंने हरा दिया। बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म फैल गया, यानी कि ये जो लोग थे इन्होंने पूरे यूरोप में कब्जा कर लिया, ठीक है। दे प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट देन क्विक चेंज, ये इनकी फिलॉसफी थी। ये सोचते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो सोचते थे कि भाई एकदम से कुछ रेवोल्यूशन होकर चेंज नहीं आना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट नहीं आना चाहिए, आराम आराम से थोड़ा सा चेंज आते रहना चाहिए। अब देखो they met at Vienna to draw settlement for Europe which was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich। याद रखना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने ट्रीटी ऑफ वेना होस्ट करी थी, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इन्होंने क्या करा, ये जब इन्होंने नेपोलियन कराया, ठीक है, तो ये मिले वीना में और वहां पे इन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी। अब वो पीस ट्रीटी क्या थी वो हम देखेंगे। देखो ये ट्रीटी ऑफ वेना बहुत इंपॉर्टेंट, बॉर्बन का डायनेस्टी जो थी उसको वापस से ले आए, रिस्टोर कर दिया गया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फेंक दी थी लोगों ने उठा के। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज इंपोज्ड ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इट्स फर्दर एक्सपेंशन। जो फ्रांस था उसके एक्सपेंशन ज्यादा ना हो उसके लिए इन्होंने एक जो फ्रांस के बाउंड्रीज है वो सेट कर दी, ठीक है। प्रूशिया वाज गिवन सम टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, प्रूशिया को ये मिल गया। रशिया वाज गिवन पोलैंड, ठीक है, रशिया को ये पोलैंड मिल गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ नॉर्थ इटली, ठीक है, नॉर्थ इटली में इसका पोर्शन मिल गया। अब ये चीज आपको याद कर लेनी है। कोई भी अगर इससे ट्रीटी ऑफ वेना से रिलेटेड 5 पॉइंट कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो ये 5 पॉइंट आप लिख के आ जाएंगे।
रिवॉल्यूशनरीज, अगला टॉपिक आपका रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी को अपने सामने रखना और देखते चलना कोई टॉपिक या कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। रिवॉल्यूशनरीज वो लोग थे, अब देखो कंजर्वेटिव्स ने कब्जा कर लिया पूरे में, अब लोग गुस्सा हो जाएंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वो लोग थे जो कंजर्वेटिव्स को अपोज करते थे, उन्हें हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरीज, कि भाई कंजर्वेटिज्म आ गए, कंजर्वेटिव्स आ गए, इन्हें भगाओ यहाँ से। गुसिपी मजानी वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, इटाली में एक रिवॉल्यूशनरी था जिसका नाम था गुसिपी मजानी, ठीक है। और गुसिपी मजानी ने 2 सीक्रेट सोसाइटी वो करी थी, लॉन्च करी थी एक तरह से, ठीक है। 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कौन सी? पहली सोसाइटी यंग इटली जो कि उन्होंने मार्सेल्स में बनाई थी, दूसरी सोसाइटी यंग यूरोप जो कि उन्होंने बर्नी में बनाई थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। रिवॉल्यूशनरीज हो गया। इसके बाद जो इनका ऑस्ट्रियन चांसलर था ना ड्यूक मेटरनिच ने, उसने गुसिपी मजानी को कहा था ही इज द मोस्ट। अब हम चलते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशंस की तरफ, ठीक है। ये आपका तीसरा पार्ट है एनसीईआरटी में, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो अब हम रिवॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला रिवॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है वो है फ्रांस रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1830। जुलाई 1830 में फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ। बर्बन किंग वाज थ्रोड, मतलब कि उन्हें बाहर फेंक दिया गया। किसने फेंका? लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब बर्मन डायनेस्टी ट्रीटी ऑफ वेना में वापस ले आए थे ना वो लोग, उसको फिर से उठा के फेंक दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिपी एट इट्स हेड, ठीक है। अब जो राजा था उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ रहा था और लुइस फिलिपी को हेड रखा कि ये देखेगा कि राजा अपने उससे कॉन्स्टिट्यूशन से काम कर रहा है कि नहीं। लेड बाय बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। ये जो फ्रांस रिवॉल्यूशन थी जो जुलाई 1830 में हुई थी वो बेल्जियम से शुरू हुई थी, इसलिए बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। अगली हमें पढ़नी है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हुई थी। ग्रीक वांटेड फ्रीडम एंड स्टार्टेड देयर स्ट्रगल इन 1821। इन्होंने सोचा कि भाई सब आज़ाद हो रहे हैं, हमें भी आज़ादी चाहिए, ठीक है। इन्होंने 1821 में अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया, यानी कि लड़ाई शुरू करी कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये किसके खिलाफ थे? ये थे मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। दे गॉट सपोर्ट ऑफ अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। इनको सपोर्ट मिला उन लोगों का जो भाग के ग्रीक में छुपने के लिए आ गए थे, ठीक है। उनका सपोर्ट मिला इन्हें। दे गॉट इंडिपेंडेंस इन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल लिखा है, इसे कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुई थी, जिसके तहत ग्रीक हमारा इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। अगला हमें पढ़ना है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। देखो मैं एनसीईआरटी का सारा कंटेंट कवर कर रहा हूं इसमें। पहले तो समझो कि रोमांटिसिज्म क्या होता है। अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ये आपकी डेफिनेशन है, रट्टा मार लीजिए, ठीक है। अब देखो रोमांटिसिज्म हमें पता चल गया कि भाई जो देशभक्ति की फीलिंग थी, ठीक है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो केवल लड़ाई झगड़े से नहीं आई, वो रोमांटिक फीलिंग से भी आई। जैसे कि हम जो जैसे पोयम पढ़ते हैं हम कोई, ठीक है, हमारे देश से रिलेटेड, तो हमें उसकी फीलिंग आने लगती है अपने देश की। हमें जो पैट्रियोटिक सॉन्ग है उससे हमें फीलिंग आती है, ये सब, ठीक है। तो दिस वाज टू कैरी नेशनलिस्ट मैसेज टू ऑल दोज हु वर मोस्टली इलिटरेट। अब जो भाई पढ़ा लिखा नहीं है उसे अगर आप पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनोगे तो हो सकता है उसके दिल में देशभक्ति जाग जाए। तो ऐसे ही सारे देश जो थे यूरोप में वो रोमांटिक चीज़ों का यूज़ करके, फोक कल्चर का यूज़ करके जो इलिटरेट लोग थे उनमें देशभक्ति जगा रहे थे। एग्जाम्पल, पोलैंड केप्ट देयर नेशनलिस्ट फीलिंग अलाइव बाय रोमांटिक फीलिंग आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन। भाई पोलैंड पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, ठीक है। उसके बाद जो पोलैंड में देशभक्ति जगाए रखने का काम किसने करा? रोमांटिक फीलिंग और फोक कल्चर ने, ठीक है। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए। अगला टॉपिक है हंटर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ? देखो भाई यूरोप में ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई एकदम से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। उसके बाद क्या हुआ? अब भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, ठीक है, बेरोजगारी जो इंडिया में इस समय फैल रही है ज्यादातर, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। या थोड़ी सी कटिंग हो रखी है उसमें तो उसके लिए माफी चाहूंगा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उन्होंने, अब भाई इस समय क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश थे उनकी सबसे पहली इंडस्ट्री आई थी ब्रिटेन में, तो उन्होंने क्या करा, अपनी मशीन मेड गुड्स जो सस्ते थे वो पूरे जो यूरोप में थे उसमें बेचना शुरू कर दिया। अब भाई जो लोग थे वो स्मॉल प्रोड्यूसर का सामान खरीद ही नहीं रहे थे, वो तो इंडस्ट्रीज का खरीदे थे क्योंकि सस्ता था। तो इसलिए उन्होंने स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ा इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है। तो इसलिए कई लोग ऐसे ही अनएम्प्लॉय हो गए। और क्या हुआ? क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, वहां की फसल बर्बाद हो गई, उसकी राइस की, ठीक है। राइस अभी मैंने इसमें लिखा नहीं है पर है। तो भाई जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो फसल के जो खाना होगा उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, प्राइस ज्यादा बढ़ गया। तो दिस लेड टू पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म मतलब कि खाने की भी कमी, और पूरे जो यूरोप था उसमें तहलका मच गया कि भाई ये क्या हो गया, बहुत गंदा समय आ गया, ठीक है। हंगर हार्डशिप यानी कि भूखापन, गंदा समय और पॉपुलर रिवोल्ट। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या हुआ? देखो इतने सारे वो आए, लोगों ने लड़ाइयाँ की कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें ढंग से जीने का वो नहीं मिल रहा, ठीक है, मजा नहीं आ रहा कुछ जीने में। तो फिर क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी उन्हें प्रेशराइज किया, तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए? राइट टू वोट टू ऑल अडल्ट मैन अबव 21 ईयर्स, मतलब उनकी जो एज थी अगर 21 से ऊपर है तो सब आदमियों को, औरतों को नहीं, आदमियों को राइट टू वोट मिला। पहले केवल प्रॉपर्टीड लोगों को मिलता था। गारंटीड राइट टू वर्क, इन्होंने कहा कि हम सबको काम देंगे,
टेंशन ना लो, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है, लिबरल्स का जो रिवॉल्यूशन है। अब देखो सब जो एक दूसरे से सब जो यूरोप में पूरा तहलका मचा हुआ था, सब जगह रिवॉल्यूशन हो रहे थे, तो लिबरल्स जो मिडिल क्लास लोग थे, जो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, राजा ना रहे, उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया राजा के खिलाफ, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, मिडिल क्लास पीपल डिसाइडेड टू वोट ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। इन्होंने डिसाइड किया, जर्मनी में मिडिल क्लास लोगों ने डिसाइड किया कि हम तो भाई वोट देंगे ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो मिडिल क्लास लोगों से भरी हुई थी। On 18 May 1848, 831 people were elected to draft a constitution for Germany। भाई 18 मई को 1848 में 831 लोग इलेक्ट हुए जिन्होंने मिलकर जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख डाला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट कंटेनिंग मिडिल क्लास पीपल रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड हेंस लॉस्ट देयर सपोर्ट। अब हमने देखा था कि भाई लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट दिया, ठीक है, तो वो जीत गई। उसमें कौन थे? मिडिल क्लास लोग। तो जो पार्लियामेंट था वो मिडिल क्लास लोग से भर गया था। अब उस पार्लियामेंट ने डिमांड रेजिस्ट कर दिया, यानी कि मना कर दिया, किसको? वर्कर्स को। मतलब वर्कर्स इन्हें जिताए, इनको वोट दिया ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारी डिमांड नहीं पूरी करेंगे, ठीक है। तो जो वर्कर्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट जो था वो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी से हटा लिया था। इन एंड द ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड, ठीक है, असेंबली उनकी डिसबैंड कर दी गई। अब देखो कोई भी अगर आपके रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स सवाल आए तो आपको ये 5 पॉइंट लिख के आने हैं। नेक्स्ट, चेंजेस आफ्टर रिवॉल्यूशन। जो रिवॉल्यूशन हुआ, लिबरल्स जो रिवॉल्यूशन लेके आए, उसके बाद चेंजेस क्या हुए? सर्वडॉम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश, ठीक है। जो बॉन्डेड लेबर था, सर्वडॉम था, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस इन 1867। 1867 में जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, ठीक है, जो रूल कर रहा था हंगेरियंस पे, उन्होंने कहा कि चलो तुम अब अपनी पार्टी वार्टी बना सकते हो, उन्होंने वो ऑटोनॉमी ग्रांट कर दी, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो पहले हम जर्मनी के बारे में देखते हैं। द लिबरल्स ट्राइड टू यूनाइट जर्मनी इन 1848 बाय वोटिंग टू ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। हमने अभी देखा था 1-2 मिनट पहले कि जो लोग थे उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को वोट दिया, जिसने रेजिस्ट करी थी वर्कर्स की डिमांड, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो ये पार्टी थी ये जीत गई थी, ये पावर में आ गई थी, पर इसे दबा दिया किसने? मिलिट्री ने। मिलिट्री और मोनार्की ने दबा दिया। मोनार्की ने लिखा, पर मोनार्की भी है। दे गॉट सपोर्ट ऑफ लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। इन्हें दबा दिया मिलिट्री ने, किसको? ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को, ठीक है। तो ऑल जर्मन नेशनल पार्टी को सपोर्ट किया किसने? लार्ज जो लैंड ओनर्स थे प्रूशिया के, जिन्हें हम कहते हैं जंकर्स, ठीक है। The war over 7 years ended with Austria, Denmark and France ended with victory of Prussia। मतलब कि 7 साल तक लड़ाई चली, किससे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, ठीक है। और जीता कौन लास्ट में? प्रूशिया। प्रूशिया किसकी साइड था? ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। ऑल जर्मन नेशनल पार्टी क्या चाहती थी? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर क्या हुआ, 18 जनवरी 1871 को जर्मनी पूरा यूनाइट हो गया, उसका राजा बनाया गया केसर विलियम वन को, ठीक है। अब देखो अगर आपको जल्दी लग रही है ये चीज, तो इसका मतलब आपने पहले से चैप्टर बढ़िया से पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने जर्मनी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इटली के बारे में। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली 1 स्टेट सार्डिनिया पाइडमोंट वॉज रूल्ड बाई इटालियन रूलर। भाई इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था, उसमें से केवल एक स्टेट ऐसी थी जिसमें इटली का रूलर था, नहीं तो कहीं और ऑस्ट्रिया का राजा आके बैठा है, कहीं और स्पेन का आके बैठा है, इटली में आ गया। बताओ, अपने देश में राज कर ले, दूसरे के देश में आके राज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इटली जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें जो नॉर्थ का रीजन था उसमें रूल था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का, जो बीच वाला रीजन था उसमें रूल था पोप का, और जो साउथ वाला रीजन था उसमें रूल था बर्बन किंग ऑफ स्पेन का। चीफ मिनिस्टर केवल लेड द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। जो चीफ मिनिस्टर थे केवल, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट को लेड किया, मतलब कि इस मूवमेंट को आगे लेके गए नेशनल यूनिफिकेशन के लिए। द डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। भाई केवल के पास आर्मी थी, चीफ मिनिस्टर है वो, तो वो अपनी आर्मी को लेके गए और ऑस्ट्रियन फोर्सेज जो नॉर्थ में थी उन्हें हरा दिया। Many volunteers joined the movement under leadership of गुसिपी गरीबादली। कई वॉलंटियर्स यानी कि आम लोगों ने देखा कि ये हमारे देश को यूनाइट करना चाह रहा है केवल, तो अच्छा काम कर रहा है, तो हम इसको सपोर्ट करें। तो लोगों ने इसको सपोर्ट किया, और जैसे आप लोग में हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया, और ये किसकी लीडरशिप में है? गुसिपी गरीबादली की। यानी कि कहने का मतलब ये है, कई सारे लोगों ने केवल की आर्मी को ज्वाइन करा पूरे इटली को यूनिफाई करने के लिए, किसकी लीडरशिप में? गुसिपी गरीबादली की। द डिफीटेड स्पेन किंग इन 1860। इतनी बड़ी आर्मी हो गई, पहले तो केवल के पास अलग से आर्मी थी, ठीक है, जिसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हराया था। उसके बाद और आर्मी आके जुड़ गई, जो वॉलंटियर्स जुड़ गए, ठीक है, गुसिपी गरीबादली की लीडरशिप में, तो बहुत बड़ी आर्मी हुई। इन्होंने जाके 1860 में साउथ में जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन है उन्हें हरा दिया, और पूरे इटली को यूनिफाई कर दिया। और जो नए इटली का जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमैनुअल II, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। जो ब्रिटेन था उसने पता है चालाकी से अपने देश को यूनिफाई करवाया था। इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, जैसे कि हमने देखा था इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाले में कि भाई एक पहले लड़ाई हुई और एकदम से देश यूनिफाई हो गया। ऐसे ही ब्रिटेन में नहीं था। ब्रिटेन में जो था वो स्लो प्रोसेस से जो देश था वो यूनिफाई हो रहा था, ठीक है। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन स्टेट टिल 1700, मतलब कि 1700 तक कोई ब्रिटेन जैसा देश था ही नहीं। तो ये कैसे बना इतना पावरफुल? देखो, इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ
ब्रिटेन नेशन स्टेट, इन्होंने एक छोटी सी कंट्री थी उसको जो राजा रूल कर रहा था उसको भगा दिया और खुद वो देश पे कब्जा कर लिया, उसका नाम रख दिया ब्रिटेन। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट इनका हो गया। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन वाज साइंड बिटवीन स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन इन 1707 लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि जो उन्होंने ब्रिटेन वालों ने जो छोटा सा इनकी टेरिटरी थी ना उसको अपने टेरिटरी को स्कॉटलैंड के साथ जोड़ लिया। ठीक है, एक इन्होंने एक्ट साइन किया था स्कॉटलैंड और ब्रिटेन वालों ने कि चलो हम दोनों अब एक कंट्री बन जाते हैं और पावरफुल कंट्री बनकर रहेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ मैं आपको ऐसा बताता हूँ, इसमें लिखा नहीं है। जो ब्रिटेन वाले लोग थे उन्होंने स्कॉटलैंड वाले के साथ मिल गए, दोस्ती कर ली, अब धीरे धीरे स्कॉटलैंड वालों के ऊपर डोमिनेट भी करने लगे। ठीक है, तो स्कॉटलैंड को अपने अंदर जोड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आयरलैंड, अब देखो ब्रिटेन छोटी सी उन्होंने कंट्री पे कब्जा किया और स्कॉटलैंड जो थोड़ी बड़ी सी थी उसे अपना साथ जोड़ लिया। और उसके बाद क्या हुआ, आयरलैंड, ये जो ब्रिटेन वाले लोग थे वो गए आयरलैंड वाले लोगों के पास। आयरलैंड वाले लोग दो टाइप के लोगों में डिवाइडेड थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट को बोला ब्रिटेन वालों ने कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम कैथोलिक्स पे डोमिनेट हो जाओ। ठीक है, जैसे ही प्रोटेस्टेंट ने इनकी बात मानी, लालच में आ गए, वैसे ही इन्होंने आयरलैंड को फोर्सफुली अपने साथ कब्जे में कर लिया। तो देखो अब ब्रिटेन में कौन कौन सी स्टेट आ गई, एक तो ब्रिटेन जो खुद थी और एक ये वाली क्या कहते हैं तो स्कॉटलैंड। ठीक है, और एक जुड़ गई आयरलैंड। तो इन्होंने जो जबरदस्ती जोड़ा इनको, तो 1801 में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का। अब देखो अगला आपका छोटा सा टॉपिक है, अगला पार्ट है, ये तो चौथा पार्ट था, मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। आपका 5वां पार्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन। बच्चों विजुअलाइजिंग द नेशन यानी कि हम नेशन को किसी और तरीके से देखेंगे। आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए न्यू वे टू रिप्रेजेंट ए नेशन। जो आर्टिस्ट थे उन्हें 1800 और 1900 शताब्दी में एक नया तरीका मिल गया था जिससे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम अपने देश को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, भारत माता से। ठीक है, ऐसे ही फीमेल फिगर वॉज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन। ठीक है, जो फीमेल फिगर थी उन्हें चूज किया गया एक नेशन को जताने के लिए, जैसे हमारे में भारत माता को चूज किया गया। अब जैसे हमने भारत माता को चूज किया गया तो भारत माता जो है वो हमारी है एलिगरी। ठीक है, इन्हें कहते हैं एलिगरी। तो जैसे इंडिया की भारत माता है वैसे ही फ्रांस की है मैरेनी। ठीक है, एलिगरी। और जर्मनी की क्या है, जर्मेनिया। अब देखो जर्मेनिया ऊपर आ रही होगी, जर्मेनिया ने ऊपर सर पे ओक लीव्स का वो पहना हुआ है, क्राउन। ठीक है, तो वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है हीरोइज्म। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा द मेकिंग द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब आपको बता दिया मैंने, देशभक्ति। और इसके बारे में इसमें हम बाल्कन्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली जो ओटोमन एम्पायर का पार्ट थे। ठीक है, बाल्कन्स इट वाज अ रीजन कंप्राइजिंग ऑफ मेनी कंट्रीज। ये एक रीजन था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज रह रही थी। जैसे ये हमारा बहुत बड़ा सा रीजन है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी। ठीक है यार, 15 मिनट में सोचा था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म मेड द रीजन एक्सप्लोसिव। अब देखो सब में नेशनलिज्म फैल गई, यानी कि देशभक्ति फैल गई। अब सब कह रहे थे कि भाई हमें एक साथ नहीं रहना, हमें अलग अलग इंडिपेंडेंट बन के रहना है। ठीक है, वन बाय वन ऑल कंट्रीज ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर टू बिकम इंडिपेंडेंट। एक एक करके ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो गई। ठीक है, ये भी अलग इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गई। तो धीरे धीरे जो ये बाल्कन्स वाला पूरा पोर्शन था, ये पूरा बाल्कन्स वाला था, ये धीरे धीरे टूटने लगा, अलग अलग कंट्रीज जाने लगी, इससे ब्रोक होकर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होने लगी। बाल्कन स्टेट्स वर जेलस एंड ट्राइड टू गेट मोर टेरिटरी। ठीक है, वो एल को टी कर देना। जो बाल्कन स्टेट्स थी एक दूसरे से जेलस होने लगी कि भाई मुझे ज़्यादा टेरिटरी चाहिए, उसे ज़्यादा टेरिटरी चाहिए, या फिर जिसको भी। ठीक है, तो एक दूसरे से जेलस होने लगी और चाहती थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी मिले। अब देखो जो बाल्कन्स था ना उसमें लास्ट में बाल्कन्स देखो कितना एक्सप्लोसिव रीजन है, यहाँ पे सब चाह रहे हैं एक दूसरे से लड़ना। ठीक है, तो कितना ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल था, इसलिए 4 लोग जर्मनी, इंग्लैंड, रशिया और ऑस्ट्रो हंगरी, 4 लोगों की नजर गई यहाँ पे कि सब अपनी कंट्रीज ले रहे हैं, हम भी छोटा सा पार्ट जाके कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, ये चारों आए। अब देखो एक चीज़ के पीछे चारों पड़ रहे हैं और वो एक ही है, तो चारों की आपस में लड़ाई हो गई। ठीक है, ये जो चारों थे इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी, चारों तगड़े तगड़े देश थे यूरोप के, इनकी आपस में लड़ाई भिड़ गई बाल्कन्स की वजह से, और फिर लास्ट में हुई थी वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो देखो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति और इंपीरियलिज्म मतलब कि जैसे इंडिया है हमारा, इंडिया पे किसने कब्जा किया था, ब्रिटिश वाले लोगों ने। तो ब्रिटिश वाले जो उन्होंने कब्जा किया उसको हम बोलेंगे इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो बस चैप्टर होता है खत्म। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।